नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी क्लासेज राजस्थान में। आज हम बात करेंगे महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप 1572 से 1597 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनका जन्म 9 मई 1540 में बादल महल कुंभलगढ़ में हुआ। इनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह और माताजी जयवंता बाई थी। इनका राज्याभिषेक 28 फरवरी 1572 को कहाँ हुआ? गोगुंदा में। और इनकी पत्नी का नाम अजबदे पंवार था। अब बात करें राजमहलों की क्रांति, तो राजमहलों की क्रांति क्या है कि उदय सिंह छोटे बेटे जगमाल को अपना उत्तराधिकारी घोषित करते हैं, लेकिन सभी सरदार मिलकर प्रताप को शासक बना देते हैं। इसको क्या कहा जाता है? राजमहलों की क्रांति। अब बात करते हैं कि ये राजमहलों की क्रांति हुई क्यों। तो क्या होता है कि जो महाराणा उदय सिंह होते हैं वो अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित करते थे। क्यों? क्योंकि जो उनकी माँ थी, जगमाल की माँ भटियाणी रानी धीरबाई, तो वो उससे महाराणा उदय सिंह ज्यादा प्रभावित थे, उनसे ज्यादा प्रेम करते थे, इसलिए उनके प्रभाव में आकर उन्होंने जगमाल को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब इस बात से मेवाड़ के सरदार नाराज हो गए। अब सरदार नाराज क्यों हुए? क्योंकि पहली बात तो कि जो जगमाल था वो इतना लोकप्रिय नहीं था, जो प्रताप सिंह था वो एक अच्छा वीर और लोकप्रिय था। साथ ही जब 28 फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह का निधन हुआ तो उनको जब अंतिम संस्कार क्रिया की जा रही थी, उस समय जगमाल क्या करता है भैया? अपना राज्याभिषेक करवाने में लगा हुआ होता है और इधर सभी उनका अंतिम संस्कार करते हुए होते हैं। तो कृष्णदास चुंडा तो बोलते हैं कि भाई मेरे को मिला हुआ है, मतलब चुंडा के वंशजों को मिला हुआ है राणा का राज्याभिषेक करने का, वो ऐसे ही कैसे राज्याभिषेक करवा सकता है? तो सभी जो सरदार थे वो जो नाराज हो रहे थे वो और ज्यादा नाराज हो जाते हैं। और सभी जो सरदारों के नाराज होने का कारण ये होता है कि फिर महाराणा प्रताप को राज्याभिषेक कर दिया जाता है वहीं गोगुंदा में। और फिर उनका जो राज्य अभिषेक समारोह मनाया जाता है वो कुंभलगढ़ में मनाया जाता है। अब इस बात से जो जगमाल होता है तो जगमाल जी नाराज हो जाते हैं कि यार ये कोई बात थोड़ी हुई कि राणा तो कह के गए थे कि मेरे को शासक बनाएंगे और आप तो किसी और को बना रहे हो। तो वो नाराज हो जाता है और अकबर के पास चला जाता है और अकबर क्या करता है? उसे बिजोलिया की जागीर दे देता है। ठीक है। अब बात करें कि जो प्रताप थे इनके राज्याभिषेक समारोह में कौन कौन आए, तो इनके राज्याभिषेक समारोह में मारवाड़ के जो चंद्रसेन होते हैं, जो मालदेव के पुत्र थे, वो भी शामिल होते हैं। और प्रताप के जो तलवार बंधाई का कार्य होता है वो कृष्णदास चुंडावत ने किया, जो चुंडा के वंशज थे। अब बात करें कि प्रताप के बचपन का नाम कीका था। जो हमारे महाराणा प्रताप है वो क्या एकदम पर्वतों में पले बड़े और भीलों के बीच में वो रहते थे, उनसे उनके पारिवारिक अच्छे संबंध थे, तो उन्हें प्यार से कीका कहते थे, तो उनके बचपन का नाम कीका था। अब जो अकबर होता है वो उस समय लगभग सारे हिंदुस्तान का सम्राट बन जाता है, वो सभी से अपनी अधीनता स्वीकार करवा लेता है। तो वो अपने पहले जो अपने लोग होते हैं उन्हें शिष्टमंडल के रूप में भेजता है। तो पहली बार कौन आता है? तो पहली बार की बात करें तो जलाल खान कोर्ची, जो एक चालाक और लठैत व्यक्ति था, वो आता है और वो कहता है कि प्रताप सिंह से आता है और बोलता है कि राम राम साहब। प्रताप जी कहते हैं कि राम राम, बताओ आपकी क्या सेवा की जाए। तो वो बोलता है कि सेवा वेवा कुछ नहीं, ऐसा करो आप तो जो अकबर है, जो महान सम्राट है हिंदुस्तान के, उनकी अधीनता को स्वीकार कर लो। आपका कोई राज्य नहीं छीना जाएगा बल्कि आपको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। लेकिन प्रताप कहता है कि ये तो मेरे खून में नहीं है, ऐसा कैसा कर लूँ? मैं मेवाड़ का उत्तराधिकारी हूँ, मेवाड़ के राणाओं का, मैं अधीनता स्वीकार कर लूँ? हो ही नहीं सकता, आप जाओ, ऐसे करो, आप बुरा मानो तो 3 बार मानो, लेकिन आप यहाँ से जाओ। ठीक है। तो वो चला जाता है। तो वो जाके अकबर से कहता है कि बादशाह ऐसी बात है, वो तो झुकने वाला है नहीं, क्योंकि जो झुकने वाला आदमी होता है वो तो आंखों में ही दिख जाता है, वो झुकने वाला नहीं है। तो वो क्या करता है? अकबर सोचता है कि ठीक है, अगर वो डर के भय से नहीं झुकेगा तो समझदारी से झुकेगा। तो दूसरी बार वो किसको भेजते हैं?
1573 में मान सिंह को। ठीक है, मान सिंह आता है, दोनों बैठते हैं, बातचीत करते हैं कि तू सुना तेरे घर पे कैसे है, ऐसे समाचार पूछते हैं। और उसके बाद मान सिंह कहता है कि अकबर बहुत ही बड़ा शासक है, उसकी इतनी बड़ी सेना है, वो आपके जो साम्राज्य है उसको नष्ट कर देगा, आप क्यों फालतू में उनसे भिड़ रहे हो, आप कर लो उनकी अधीनता स्वीकार। लेकिन महाराणा प्रताप कहता है कि शायद तू मेरे को जानता नहीं, मैं मेवाड़ी खून से संबंधित हूँ, जिसमें किसी का अधीनता स्वीकार करना नहीं लिखा है। चाहे हमारी गर्दन कट जाए लेकिन हम अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। कि यहाँ पर मेवाड़ी सर कट के नीचे गिर जाता है लेकिन पगड़ी नहीं गिरती। तो मान सिंह होता है, तो मान सिंह से भी ऐसे बताते हैं इतिहासकार की कुछ तू मैं हो जाती है। अब वो तू मैं किस कारण होती है, तो कई तो कहते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे उन्होंने उनको बेइज्जत कर दिया मान सिंह को। या एक किस्सा आता है कि दोनों खाने के लिए आमंत्रित करते हैं और खाने के लिए आमंत्रित करते समय महाराणा प्रताप नहीं आता और अमर सिंह को भेज देते हैं। अब मान सिंह पूछता है क्यों, तो वो ऐसे कहते हैं मेवाड़ का महाराणा अपने आप को उच्च समझता है इस बात को। लेकिन कुछ भी हो कि उनमें थोड़ी बहुत तू मैं या फिर अनबन हो जाती है। ठीक है, फिर मान सिंह चला जाता है। अब इसके बाद में कि भाई अब मान सिंह से नहीं माना तो और किसको भेजे, तो फिर अक्टूबर 1573 में भगवंत दास को भेजता है, जो मान सिंह के पिताजी होते हैं उन्हें भेजता है अकबर। ठीक है, वो आते हैं तो वो आके महाराणा प्रताप से कहते हैं कि प्रताप यार ये क्या लगा रखा है, तू अधीनता स्वीकार क्यों नहीं कर लेता। तो प्रताप फिर उनसे कहता है कि आप बड़े हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं अधीनता स्वीकार नहीं करूँगा। और ये क्या लगा रखा है यार, कभी बेटा आता है फिर आप पिताजी आ जाते हो, जब मेरे को नहीं मानना तो मैं नहीं मानूंगा, तो फिर क्यों वेस्ट टाइम कर रहे हो। तो फिर आखिर में क्या होता है कि टोडरमल जी को भेजता है, कौन, अकबर। कब, दिसंबर 1573 को, लास्ट बार कि जाके बोल रहा है कि लास्ट वार्निंग है। तो वो बड़े अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, टोडरमल आते हैं और बोलते हैं कि प्रताप क्यों फालतू में तू युद्ध मोल ले रहा है, अधीनता स्वीकार कर ले। लेकिन प्रताप फिर मना कर देता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर क्या होता है, युद्ध के लिए तैयार रहो। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आगे बात होती है कि हल्दी घाटी का युद्ध होता है, कब, 18 या 21 जून 1576 को। ये दो नहीं है, ये 21 जून है। तो 18 या 21 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो मानसिंह अकबर की सेनापति कौन होता है कि महाराणा प्रताप, जो इतने तगड़े वीर थे, 7 फुट लंबे 2 फुट चौड़े, कि उनके सामने कोई आ जाए तो उसको ऐसे ही मार दे। तो अकबर खुद कभी अभियान पर नहीं आया, वो किसको भेजता है, मान सिंह को भेजता है सेनापति बनाकर। यानी अकबर की जो सेना था उसका सेनापति एक हिंदू राजा था, कौन, मान सिंह। और इधर बात करें हमारे महाराणा प्रताप की, तो इन्होंने अपनी सेना का जो मुख्य सेनापति बनाया वो बनाया हकीम खां सूरी को, जो कहाँ के थे, मेवात क्षेत्र के थे। तो उनको अपनी सेना का सेनापति बनाया। मान सिंह आते हैं और मोलेला गांव में अपना पड़ाव डालते हैं और महाराणा प्रताप लोहसिल गांव में अपना पड़ाव डालते हैं। अब क्या होता है कि युद्ध प्रातः स्टार्ट होता है सुबह। तो स्टार्ट होने के बाद युद्ध का परिदृश्य कुछ इस प्रकार से है, मैं आपको बताऊं कि जैसे ये जो पड़ाव है ये है महाराणा प्रताप का। यहाँ पर महाराणा प्रताप है अपने चेतक घोड़े पर, और यहाँ पर है कौन, मान सिंह, अकबर की सेना। तो जो पीछे है इसको कौन संभाल रहा है, इसको मेहतर खान नाम का, कौन, मेहतर खान नाम का एक व्यक्ति संभाल रहा है। और इसको सैयद अहमद, और इसकी बात करें इस तरफ, तो इस तरफ है गाजी खान बख्शी। ठीक है, और सामने कौन है, सामने आसफ खां, जगन्नाथ कछुआ और सैयद हासिम नाम के 3 व्यक्ति जो आगे का मोर्चा संभाल रहे हैं। और मान सिंह की सेना थी लगभग 1 लाख, कितनी, 1 लाख सेना थी मान सिंह के पास। और बात करें महाराणा प्रताप की, तो महाराणा प्रताप के पास थी 25,000 सेना, मतलब 1:4 का अनुपात था सेनाओं में। अब बात करें महाराणा प्रताप की सेना की, तो पीछे थे
भीलों के राणा कौन, राणा पुंजा। अगर बात करें इधर की तो इधर थे मानसिंह सोनगरा और झाला बीदा, ये दो व्यक्ति यहाँ का मोर्चा संभाल रहे थे। बात करें दाएं पासरू की तो दाएं पासरू में भामाशाह और ताराचंद ओसवाल, ये दाया पासरू की जो मोर्चा था उसको संभाल रहे थे। अब बात करें सामने तो सामने थे मुख्य सेनापति हाकिम कासूरी, कृष्णदास चुंडावत और भीम सिंह रावत, ये सामने की तरफ से मोर्चा संभाल रहे थे। अब युद्ध स्टार्ट होता है कब, 18 या 21 जून को सुबह जल्दी स्टार्ट होता है। और ये स्टार्ट होता है कि इस प्रकार यहाँ पर पहाड़ी थी और यहाँ पर पहाड़ी थी और ये बीच में एक छोटा सा रास्ता था, दर्रा था, हल्दी घाटी का दर्रा। इधर होती है मानसिंह की सेना और इधर होती है महाराणा प्रताप की सेना। अब जब तक युद्ध आधा होता है तब तक क्या होता है कि जो राजपूत सेना थी महाराणा प्रताप की, उसने इतना भयंकर आक्रमण किया कि यानी जो इधर से आते ना, जो आता वो ही मारा जाता। ये जो तलवार चल रही थी तो जो मुगलों की जो सेना थी, जो 1 लाख इतनी बड़ी सेना थी, उसमें हाहाकार मच जाता है। ठीक है, तो क्या होता है कि एक दृश्य में आपको बताऊं कि महाराणा प्रताप युद्ध लड़ रहे थे अपने चेता घोड़े पर बैठकर और इधर मुगल सेनापति थे एक आसफ खान। ठीक है, तो महाराणा प्रताप आते हैं और आसफ खान से युद्ध करते हुए उन्हें मारते हैं। अब उनसे मारने का जो दृश्य था वो किस प्रकार था कि जो सिर के ऊपर लोहे का क्या पहनते थे, कुछ हेलमेट टाइप कवच टाइप पहनते थे, उसके बाद में छाती पर जो सीने पर कवच होता था, उसके बाद में जो वो घोड़े पर बैठा हुआ था कौन, आसफ का। ठीक है, तो महाराणा प्रताप ने इतनी खतरनाक, इतनी ताकतवर, इतना जोशीला वार किया कि वो सिर का पाखरिया हेलमेट लोहे का था, वो कट के, सिर कट के, धड़ कट के और घोड़े सहित उसने 2 फाड़ कर दिए। अब इसको देखकर मुगल सेना में भगदड़ मच गई और सब वापस से भागने लगे, हाहाकार मच गया। इतना खतरनाक वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप की रूह कांप जाए आदमी की उस दृश्य को अगर कोई देख ले तो सब भागने लगते हैं। लेकिन तभी जो मेहतर खान जो पीछे का मोर्चा संभाल रहा था, वो एक अफवाह फैलाता है कि सम्राट जो अकबर है वो स्वयं अपनी सेना लेकर, शाही सेना लेकर आ रहे हैं। अब स्वयं जो पूरे भारत के सम्राट है वो खुद आ रहे हैं तो उनकी सेना में डाडस बनता है और वो रुकते हैं। तो वो रुकते हैं तो क्या होता है कि इतने में जो राजपूत जोशीले थे वो जब तक यहाँ थे, दर्रे के इस पार थे, तब तक वो जीत रहे थे। लेकिन क्या होता है कि वो धीरे धीरे जोश में भगदड़ मच जाती है और मानसिंह की सेना यहाँ पर होती है तो वो धीरे धीरे इधर आने लगते हैं और यहाँ से धीरे धीरे जो युद्ध होता है उसका पासा धीरे धीरे पलटता है। तभी क्या होता है कि महाराणा प्रताप सीधे अपने चेता घोड़े को हवा की तरह उड़ाते हुए इधर आते हैं। मानसिंह इधर हाथी पर बैठे हुए थे, किस पर, हाथी पर। ये मान लो हाथी है, इसके ऊपर ये बैठा हुआ है, यहाँ पर महावत बैठा हुआ है, ये छत्र है। तो क्या होता है कि अपने घोड़े को लेकर आते हैं और हाथी के ऊपर चेतक पैर रखता है और अपने भाले से पूरे जोर के साथ मानसिंह के ऊपर प्रहार करते हैं कौन, महाराणा प्रताप। अब इसमें जो मानसिंह होता है वो हाथी का जो होदा होता है, जो बैठने का स्थान होता है, उसके अंदर छिप जाता है। लेकिन जो आगे महावत होता है वो मारा जाता है और छत्रवत्र सब टूट टाट जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि जो हाथी के जो सूंड के साथ जो तलवारें लगी होती थी, उन तलवारों से जो चेतक था उसका दाहिना पैर होता है वो चोटिल हो जाता है। अब घोड़े का दाहिना पैर चोटिल हो गया इसलिए वो ज्यादा चलने फिरने में सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो इसी बीच महाराणा प्रताप भी घायल हो जाते हैं और जब महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो जो स्वामी भक्त घोड़ा चेतक होता है वो उनको लेकर युद्ध छोड़कर चला जाता है, ले जाता है, युद्ध से बाहर ले जाता है। और इनके जो मुकुट का धारण कौन करता है, झाला बीदा महाराणा प्रताप के मुकुट का धारण करता है और युद्ध लड़ता है। ठीक है, अब बात करते हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप के पीछे भी कुछ मुगल सैनिक लगते हैं तो आगे क्या होता है कि एक वो आता है, नाला आता है, नाला। वो नाला इतना था कि लगभग
10 मीटर यानी लगभग 30 फीट चौड़ा ऐसे पहाड़ों में जो घाटी थी, एक नाला क्या था, घाटी थी, इस पार चेतक है, पीछे सैनिक लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब क्या करता है कि ये जो चेतक होता है जो घायल होता है, ये घायल चेतक भी दौड़ के इतने छलांग लगाता है और इस प्रकार यहाँ आके गिरता है, और गिरने के बाद ऐसा गिरता है कि वो वापस कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। और यहाँ पर बलीचा नामक गांव में चेतक अपने प्राण त्याग देता है, और यहीं पर चेतक की समाधि बनी हुई है। कहाँ पर? बलीचा गांव में। अब एक और प्रसंग आता है कि जब मुगल सैनिक महाराणा प्रताप का पीछा कर रहे थे, तो तब एक शक्ति सिंह नाम का महाराणा प्रताप का भाई होता है, ये किसकी तरफ से लड़ रहा था? ये अकबर की तरफ से लड़ रहा था। लेकिन अपने भाई को घायल देखकर वो कहते हैं ना कि लहू पुकारता है, वैसे उसका खून मतलब वो रीझ गया या फिर उसको दया आ गई, और वो आता है और मुगल सैनिकों को मार देता है तथा अपने भाई से गले लिपट कर रोता है। इस प्रकार का एक प्रसंग आता है। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध संपन्न होता है, और ये जो युद्ध था ये अनिर्णित रहा। इसमें ना तो महाराणा प्रताप की विजय हुई और ना ही मानसिंह विजय हो सका। अब इस बात से जो अकबर था वो बहुत ज्यादा नाराज हो गया, और वो मानसिंह को दरबार में आने पर बैन लगा देता है, और वो क्या करता है कि खुद अभियान पर जाने की तैयारी करता है। तब तक हम नोट्स से रिवीजन करते हैं कि महाराणा प्रताप लोहेसिल गांव में पड़ाव डालते हैं। अकबर का सेनापति मानसिंह होता है और प्रताप का सेनापति हकीम खां सूरी होता है। युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हो जाते हैं तो चेतक उन्हें ले जाता है तथा कोल्यारी गांव में अपने घावों का इलाज करवाते हैं। जो महाराणा प्रताप है वो कोल्यारी गांव में अपने घावों का इलाज करवाते हैं। अब बात करें आगे की, तो बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। ये बलिया नहीं है, ये बलीचा है। क्या है? बलीचा। तो बलीचा गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। हल्दी घाटी या मेवाड़ का थर्मोपल्ली। अब इस युद्ध को क्या है कि जो भी इतिहासकार है वो अलग अलग नाम देते हैं। तो कर्नल जेम्स टोड इसको क्या नाम देता है? हल्दी घाटी का युद्ध या मेवाड़ का थर्मोपल्ली, और ये ही सर्वाधिक मान्य है। और खमनोर का युद्ध, तो खमनोर का युद्ध कौन कहता है? अबुल फजल कहता है। गोगुंदा का युद्ध तो कौन कहता है? अलबदायूनी कहता है। अब बनास का युद्ध, रक्त तलाई का युद्ध व हाथी घोड़ा का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में कुछ हाथी थे युद्ध में, उन हाथियों के क्या नाम थे? जो महाराणा प्रताप की जो हाथी थे, एक था लूणा और दूसरा था राम प्रसाद, और जो मानसिंह का हाथी था उसका नाम था मर्दाना। अब क्या होता है कि जैसे ही युद्ध खत्म होता है तो ये जो राम प्रसाद होता है इसको मानसिंह बंदी बना के ले जाता है। तो ऐसा बताते हैं कि ये जो राम प्रसाद नाम का हाथी था ये अकबर का खाना तक नहीं खाता और भूखे मरते हुए प्राण त्याग देता है। खाना खाना तो दूर की बात, पानी तक नहीं पीता, यानी इतना स्वामी भक्त था। क्या? हाथी भी। आप सोच सकते हो कि मेवाड़ का इतिहास कितना गौरवमयी रहा होगा कि महाराणा प्रताप को यूं ही राजस्थान का गौरव नहीं कहते, यूं ही मेवाड़ केसरी नहीं कहते, और यूं ही उन्हें हल्दी घाटी का शेर नहीं कहते। उनमें कुछ तो ऐसी बात थी। अब आगे बात करें कि घायल जो प्रताप होते हैं उनका मुकुट किसने धारण किया? तो झालाबीदा नाम का एक जो शासक होता है उसने महाराणा प्रताप का मुकुट धारण किया, और 15 अक्टूबर 1976 को अकबर खुद उदयपुर आता है। अब जब महाराणा प्रताप से मानसिंह सफल नहीं हो सका तो खुद जो अकबर होता है वो 15 अक्टूबर 1576 को उदयपुर आता है और विजिट कर लेता है। लेकिन क्योंकि महाराणा प्रताप जानते थे कि अकबर एक महान शासक है और उनकी सेना के आगे इनकी सेना कुछ नहीं थी, जो सेना थी वो हल्दी घाटी के युद्ध में खत्म हो चुकी थी, तो वे क्या करते हैं? वो युद्ध नहीं लड़ते और पहाड़ियों में कुंभलगढ़ के लिए प्रस्थान करते हैं, और महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ चले जाते हैं। तो अकबर को भी कुछ हाथ नहीं लगता, वो भी लगभग असफल रहता है। तो वो फिर जाता है तो उसको पता चलता है कि वो मानसिंह को जाके कहता है कि चलो कोई नहीं, वो उन पर जो लगा बैन होता है उन्हें हटा देता है कि जब मैं खुद ही कुछ नहीं कर सका तो तुम्हारी उसमें क्या गलती है। इसके बाद अकबर किसको भेजता है? 1577 में शाहबाज खान को भेजता है। कहाँ पर? कुंभलगढ़। वो और कुंभलगढ़ पर आक्रमण होता है तो महाराणा क्या होता है
कि जंगलों में चले जाते हैं। और चूलिया गांव, इन्हीं जंगलों में चूलिया नामक स्थान पे, चूलिया जो चूलिया जलप्रपात है वहाँ चूलिया गांव में जो भामाशाह होता है इनकी मदद करता है। अब वो मदद कितनी थी, तो कहते हैं कि उन्होंने इतना धन दिया भामाशाह ने कि जो राणा थे, राणा की 25,000 की सेना, कितनी 25,000 की सेना अगले 20 वर्षों तक, कितने अगले 20 वर्षों तक उसका खर्च चल सकता था। इतना धन दिया किसने, भामाशाह ने। तो इतनी स्वामी भक्ति, जहाँ राज्य के लिए एक दूसरे का भाई भाई गला काटता है, लेकिन यहाँ पर राज्य को बचाने के लिए एक मंत्री अपना सब कुछ जो पुरखों ने जोड़ा था वो सभी अपने राजा के शरण में रख देता है। ये सिर्फ मेवाड़ में देखा जा सकता है, वो सिर्फ महाराणा प्रताप में देखा जा सकता है और कहीं नहीं। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें कि 1578 में शाहबाज खान पुनः आक्रमण करता है और 1579 में फिर शाहबाज खान तीसरी बार आक्रमण करता है, लेकिन तीनों बार वो असफल होता है। 1580-81 में अब्दुल रहीम खान खाना जी, जिन्हें हम रहीम दास के नाम से जानते हैं, वो आते हैं क्या, अभियान करने। परंतु क्या होता है कि बेगम वाली घटना से प्रभावित होकर वो लौट आते हैं। अभी बेगम वाली घटना थी, तो ये क्या घटना है कि अब्दुल रहीम खान खाना या रहीम जी आते हैं और अभियान के लिए आते हैं। तो वो क्या होता है कि एक जगह पड़ाव डालते हैं और जिस जगह पड़ाव डालते हैं वहां से छोड़कर वो क्या करते हैं, शिकार के लिए कहीं गए हुए होते हैं। अब इस बात का पता किस पड़ाव को चलता है, महाराणा प्रताप वाले को। तो अमर सिंह क्या करता है कि अमर सिंह जाता है और इनकी जो पीछे जो बीवी और बच्चे जो भी थे उन सबको कैद कर लेता है। अब जो रहीम आता है तो रहीम बिल्कुल बौखला जाता है कि उनकी बीवी और बच्चे कुछ होते नहीं। तो महाराणा प्रताप से कहता है अमर सिंह कि मैंने ऐसा और ऐसा किया है, अब वो खुद हमारे सामने झुकेंगे। लेकिन महाराणा प्रताप कहता है कि हम वीर हैं, हम ऐसे कायरों वाली हरकत नहीं करते, तुम जाओ और सहसम्मान इन स्त्रियों को और इनके बच्चों को वहां पर छोड़ के आओ। तो अमर सिंह आता है और सहसम्मान इनको यहाँ छोड़ता है। इस बात को देखकर जो रहीमदास जी है वो वैसे ही कवि थे, तो उन्होंने सोचा कि जो व्यक्ति इतने नेक विचार रखता है, जो हमारे स्त्री और बच्चों मतलब हाथ में आए हुए जो सफलता है उसको छोड़कर सहसम्मान उन्होंने वापस कर दिया, मैं इनके खिलाफ अभियान कैसे कर सकता हूँ, और वो बिना युद्ध के वापस चले जाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे दिवेर का युद्ध होता है। दिवेर का युद्ध कब होता है, अक्टूबर 1582 को। इसे जेम्स कर्नल टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। अब वो मेवाड़ का मैराथन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ से जो महाराणा प्रताप थी इनके विजय की मतलब इनकी जीत की पुनः शुरुआत होती है। ये दिवेर को जीतते हैं। इसमें मुख्य रूप से किसकी भूमिका होती है, जो महाराणा प्रताप की तरफ से थे, तो महाराणा प्रताप की तरफ से उनके बेटे अमर सिंह थे और अकबर के चाचा सुल्तान खान होते हैं कहाँ पर, दिवेर में। तो अमर सिंह सुल्तान खान को मार देता है और दिवेर पर इनका अधिकार हो जाता है तथा ये दिवेर पर अधिकार करते हैं। अब इस युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा, मेवाड़ का मैराथन कहा। और इस युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने अपनी नई राजधानी चावंड को बनाया। 19 जून 1997 को धनुष पर डोरी या प्रत्यंचा चढ़ाते समय क्या होता है कि महाराणा प्रताप को चोट लग जाती है और इस चोट के कारण महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार एक महान शासक, एक महान व्यक्तित्व का अंत हो जाता है। इनका दाह संस्कार बांडोली गांव में किया जाता है, जहां पर इनकी 8 खंभों की छतरी किसने बनवाई, महाराणा मान सिंह ने। महाराणा प्रताप की जो राजधानी होती है वो कौन कौन सी होती है, कि उनकी राजधानी होती है केलवाड़ा। अब राज्याभिषेक के बाद केलवाड़ा को वो अपनी राजधानी बनाते हैं। फिर हल्दी घाटी के समय गोगुंदा को अपनी राजधानी बनाते हैं और हल्दी घाटी के बाद कुंभलगढ़ को अपनी राजधानी बनाते हैं तथा दिवेर युद्ध के बाद चावंड को अपनी राजधानी बनाते हैं। इस प्रकार ये जो राजधानियाँ थी ये थी महाराणा प्रताप की। और महाराणा प्रताप की ये सभी बातें हमने पढ़ी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी राजस्थान जी के हमारे जो यूट्यूब चैनल है वो आपको संपूर्ण राजस्थान जी के इन
जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था और पॉलिटी सभी इंक्लूड है, आपको प्रदान करेगी। जय हिंद, जय भारत। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो।